अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइंडिंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंटेरियल न्यूट्रिशन के ऊपर है। तो इंटेरियल न्यूट्रिशन के बहुत सारी पार्ट्स बना चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने उसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि जब आईसीयू में आप इंटेरियल को पढ़ते हो तो इंटेरियल न्यूट्रिशन की क्या इंट्रोडक्शन है, उसका क्या हम लेते हैं, कब वो दी जाती है, कब नहीं दी जाती, क्या पेशेंट की एनाटॉमी है, क्या फिजियोलॉजी है, आप कितने टाइप्स की देते हो, क्या होता है, क्या फॉर्मूला, ये सारा कुछ जो रह गया उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपकी मुझे मोटिवेशन मिले कि आप इंटेरियल को सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आपको फ्री में इंटेरियल पेरेंटल न्यूट्रिशन सिखा रही हूँ। उसकी कैलकुलेशन है, फॉर्मूलाज हैं, डाइट प्लान है, पर स्कूप सर्विंग कैसे करनी है, न्यूट्रिएंट्स कैसे निकालते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का, दैट इज ट्यूब फीडिंग मेथड्स। आप ऑब्वियसली जब पेशेंट को इंटेरियल न्यूट्रिशन देते हो, ठीक है, ये इंटेरियल न्यूट्रिशन का पार्ट है। ठीक है, इंटेरियल न्यूट्रिशन जब आप पेशेंट को देते हो तो इसलिए देते हो ना, तो पेशेंट जो है उसका जीआई तो काम कर रहा है, लेकिन पेशेंट अनकॉन्शियस है या पेशेंट की कंडीशन इस तरह की है कि वो बहुत बुरे किस्म का मैलनरिश्ड है या आईसीयू के अंदर है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो हम आज देखेंगे कि ट्यूब फीडिंग मेथड्स क्या होते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, हम किस किस तरह से पेशेंट को जो है वो इंटेरियल न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटेरियल न्यूट्रिशन मैं यहाँ पे लिख दूँ, इंटेरियल हम पढ़ रहे हैं इंटेरियल न्यूट्रिशन। ठीक है, इंटेरियल न्यूट्रिशन का आई गेस ये पार्ट 5 होगा। जेन से मेरे निकल गए कितने पार्ट्स हैं कितने नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आगे आपको बताऊंगी। मैं आपको कैलकुलेशन भी सिखाऊंगी फ्री में, इसलिए मैंने कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारा कुछ फ्री में है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पे आपको मेडिकल रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी डिजीज की, उसकी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, उसकी मेडिकल मैनेजमेंट, सारा कुछ सिखाती हूँ। ठीक है, तो क्या है कि ट्यूब फीडिंग ही आपके पास 4 टाइप्स आती हैं मेन। कौन कौन सी टाइप्स हैं? अब वो नंबर 1 इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, जो चलती रहती है बार बार। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, डिटेल में आपको भी बाद में बताती हूँ। देन वी हैव साइक्लिक, यानी कि जो साइकिल में चलता है, साइकिल जिसमें हम कहते हैं ना, इस तरीके से फिर इस तरीके से फिर ये, दिस इज बेसिकली कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये साइक्लिक है। देन वी हैव इंटरमिटेंट, इस तरीके से आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हो, थोड़े थोड़े टाइम के बाद चीज लेते हो, सेम उस तरीके से पेशेंट को इंटेरियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, एंड देन वी हैव बोलस। बोलस जिस तरीके से आपने आपको पता होगा, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, कि कोई भी हम चीज खाते हैं तो उसका एक बोलस बनता है, जो फूड खाते हैं उसका एक बॉल टाइप बनता है, तो दिस ये जो बॉल है आपका, इसको बोलस कहते हो। ठीक है, तो ये सेम आपका जो है एक नॉर्मल रेगुलर ईटिंग पैटर्न के साथ अपने आप को मैच करता है, बोलस फीडिंग। ठीक है, तो आप हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भी है कॉन्टिन्यूस फीडिंग। ठीक है, ये देखो, दिस इज कॉन्टिन्यूस फीडिंग। कॉन्टिन्यूस फीडिंग आप कब देते हो? अच्छा, मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं कि कॉन्टिन्यूस फीडिंग, साइक्लिक फीडिंग, इंटरमिटेंट एंड बोलस, इसमें जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन है और जो चलती है, दैट इज बोलस फीडिंग। ठीक है, बोलस बहुत चलती है, लेकिन जब अगर रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, के पेशेंट अगर आपके पास आईसीयू में या सीसीयू के अंदर है और उसको हमें किस तरह की जो है वो न्यूट्रिशन देनी है, किस तरीके की न्यूट्रिशन जो हमें प्रोवाइड करनी है, तो वो सारा जो है हो सकता है कि बाज़ पेशेंट को हम बोलस नहीं दे सकते, हम उसको कंटिन्यूस फीड देनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज पेशेंट की बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। या हमें साइक्लिक नहीं देनी, हमें ये देनी है, इंटरमीडिएट देनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, बीइंग अ क्लिनिकल डाइटिशियन, आपका हॉस्पिटल में मेन काम इंटेरियल पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर है। अदरवाइज आप जो हो आपका वो नहीं है कोई, मतलब आप मैं ये मेन मतलब चीज है जिस चीज के लिए आप स्पेशलाइज करते हो, जिस चीज पर आपको फोकस किया जाता है कि क्लिनिकल डाइटिशियन को अगर हम हायर करते हैं हॉस्पिटल में, तो उसके लिए मेन चीज होती है कि वो पेशेंट को इंटेरियल और पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। ठीक है, इंटेरियल न्यूट्रिशन जो ट्यूब फीडिंग होगी, और पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब है कि ऐसी फीडिंग जो आप उसको आईवी दे रहे हो, मतलब इंजेक्शन वगैरह के थ्रू जो हो वो दे रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव कंटिन्यूस फीडिंग। कॉन्टिन्यूस फीडिंग के अंदर सबसे पहले ये चीज याद रखो, बाद में हम इसका सारों का डिफरेंस भी करेंगे, कि आप इस चीज को कॉन्टिन्यूस का मतलब बार बार। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस फीडिंग के अंदर आप 424 आवर्स पेशेंट को देते रहते हो फीड, थोड़ी थोड़ी करके पेशेंट को फीड जाती रहती है। कोई भी फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, वो होम फीड हो सकती है, वो ब्लेंडराइज्ड फीड हो सकती है, कोई भी फीड हो सकती है, कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली फॉर 24 आवर्स देते हैं जीआई में। जीआई में क्या मतलब, मैं आपको बताया ना कि मीजोगैस्ट्रिक है, ये ओरोगैस्ट्रिक है, या आपका पैग हुआ है ये वाला,
परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी, यानी कि पेट के अंदर जो है वो पास हुई है ट्यूब, हमें वही से देना है, ठीक है। या जो जो नॉस्टम हुई है हमें वहीं से पास करना है, लेकिन 24 आवर्स के लिए हम कंटिन्यूस फीडिंग को देते रहते हैं पेशेंट को। अब हम कैसे देते हैं पेशेंट को? देखो, ये तो या तो मैकेनिकल फीडिंग होती है, ग्रेविटी ड्रिप्स होती हैं, ग्रेविटी पंप्स होता है। देखो, मैकेनिकल फीडिंग का ये मतलब है कि हम इसको जो नर्सिंग स्टाफ है वो खुद दे, ठीक है। आपका एक फीड बना दी, ठीक है, आपका प्लंजर है, ये जो सिरिंज होती है उसको हम प्लंजर कहते हैं बड़े वाला, उसमें हमने डाल के पेशेंट को दी, या ग्रेविटी ड्रिप टाइप है, इस तरीके से पंप्स है, ठीक है। ये आपका मॉनिटर है, ठीक है, यहाँ पे सारा मॉनिटर हो रहा है कि इसको कितना रेट जाना है, कितना फॉर्मूला जाना है, इसको इतने ml जाना है, हमने बना के हम दे देते हैं, लेकिन हम ये करते हैं कि जा कितना रहा है। और ग्रेविटी का क्या मतलब है कि वो नीचे वाली साइड पे यूजली ना ये ग्रेविटी ड्रिप्स होती हैं, ग्रेविटी ये जो ड्रिप्स होती है ना, इनका सेम ना इस तरीके का आपको मैं बताऊं, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, ये ऐसे करके ना हैंग होती है, ठीक है। ये ड्रिप्स, जिस तरह आपको पता है कि ड्रिप क्या होती है, उस ये जो ड्रिप होती है ना, इसके अंदर आपके पास इंटरनल न्यूट्रिशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इंटरनल न्यूट्रिशन का फॉर्मूला, और यहाँ पे वो पेशेंट को हम उसको देते रहते हैं। ये नेसोगैस्ट्रिक जा रहा है, या पैक उसको लगा हुआ है, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी अगर हमने उसकी करवाई है, वहां से जा रहा है तो ये जाता रहता है, ठीक है। ये एक मेन चीज है आपके पास। तो हमने ये देखा कि मैकेनिकल फीडिंग और ग्रेविटी पंप्स या ग्रेविटी ड्रिप्स। अब क्या होता है कि फॉर्मूला है कांस्टेंट रेट, यानी कि एक ही रेट पे आप देते रहते हो। देखो, आप 24 आवर के लिए किसी को खाना देते जा रहे हो, पेशेंट अनकॉन्शियस है, ब्रेन इशू, न्यूरोलॉजिकल कोई इशू हुआ है पेशेंट को, ठीक है, आप उसको खाना देते जा रहे हो कंटिन्यूसली, तो क्या होता है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि आप जब दे रहे हो ना, तो आप ये नहीं ऐसे करके फौरन नहीं देना। जिस तरह आपने देखा होगा, आप इस चीज को ऑब्जर्व करो, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आपको तो पता ही होगा, और अगर आप नहीं भी हो, नॉन मेडिकल फील्ड के हो, तो आपने एक चीज को ना देखा होगा, जब हम ड्रिप लगाते हैं ना पेशेंट को, तो उस टाइम ना ड्रिप के साथ ना आपको इस तरीके का एक रोलर टाइप मिलता है, यहाँ पे वो लगा होता है, हम उसको दबाते हैं तो ड्रिप्स के ड्रॉप तेज हो जाते हैं, और हम उसको कहते हैं ड्रिप बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। तो होता है कि पर मिनट कितनी जा रहे हैं, पर मिनट कितने ड्रॉप्स जा रहे हैं, सेम एज दैट इसको कांस्टेंट हमें उस पर देना पड़ता है कि 1 मिनट में इसका कितना ml जाएगा, या 1 घंटे में इसका कितना ml जाएगा। ये सारा कुछ फिक्स होता है इसके, और ये बटन्स होते हैं इसके ऊपर, मेन जो आपको फोकस करना है बटन्स है। अच्छा, हमारा ना यहाँ पे पाकिस्तान में सारे चल रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं चल रही, इस चीज को आपने नहीं ज़हन में रखना। बच्चे जब ये वाले नहीं चलेंगे तो आप पेशेंट को इंटेरल कैसे दे सकते हो? मैं आपको इंटेरल क्यों पढ़ाऊं? फिर दिए सारे जाते हैं, लेकिन कॉमन ये होता है कि पेशेंट की कंडीशंस ही इस तरह की होती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रही होती है। पेशेंट आईसीयू में आता है तो हम उसको यूजुअली बोलस फीडिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो पेशेंट के लिए भी आसान है। अगर हम कोई ऐसी फीडिंग, इसके अंदर देखो, मैंने अभी आपको बताया कि कांस्टेंट रेट के ऊपर मुसलसल आप पेशेंट को देते जा रहे हो, तो पेशेंट को ना, अगर वो आपका है ना गैस्ट्रोपेराइसिस का पेशेंट है, उसका पेट सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो 5 का इशू है, कोई भी है, तो डायरिया कॉन्स्टिपेशन है, पेशेंट इसको टॉलरेट नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप अच्छे क्लिनिकल डाइटिशियन हो और आपको इंटेरियर पेरेंटल न्यूट्रिशन सारा कुछ आता है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि पेशेंट को अगर गैस्ट्रोपेराइसिस है, उसका स्टमक सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जीआई में कोई इशू है, तो फिर तो हम इंटेरियर पे जाएंगे। अगर वो इंटेरियर टॉलरेट कर रहे हो तो फिर हम उसको कंटिन्यूस नहीं देंगे, ठीक है। या कोई न्यूरोलॉजिकल बहुत डिसऑर्डर हो गया कि उसको पार्किंसन डिजीज है, उसको अल्जाइमर्स है, वो भूल जाता है और वो सारा कुछ मिक्स हो जाता है, और उसको समझ नहीं आता कब खाना खाया कब नहीं खाया, या खुद भी जो है वो पेशेंट उठ रहा है, अनकॉन्शियस है, ये सारा कुछ, तो फिर हम उसको कंटिन्यूस नहीं देंगे। इसलिए आपको बच्चे पढ़ाए जाते हैं। और फिर जब अगर आप अब्रॉड में जाते हो, वहाँ के हॉस्पिटल्स में, तो ये सारा कुछ चलता ही है। हो सकता है वहां पे भी ये वाला ज्यादा कॉमन, आप एक में प्रैक्टिस करो, दूसरे में तो आपको कि वहां पे बोलस ही ज्यादा कॉमन है, ठीक है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं, सिर्फ यही सारा कुछ कॉमन है। अब देखो, आपको ना एक चीज हमेशा याद रखो कि पेशेंट को जब भी इंटेरियर न्यूट्रिशन देनी है, आपकी जो ट्यूब है, ये वाली पेशेंट की जो ट्यूब है, एनजी ट्यूब नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, बच्चा इसको फ्लश करवाना ही करवाना है। इसमें से आपको एक स्पेसिफिक 60 ml 30 ml 45 ml वाटर को पास करवाना है, ताकि जो फीड इस पे फंसी हुई है, थोड़ी सी लगी रह गई है, वो निकल जाए। अब वो पानी ना तो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, वो ना ही पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी प्लास्टिक की बोतल जो उसकी बनी हुई है, जिस मटीरियल की, वो सारा खत्म हो जाए, वो पेशेंट के अंदर ही गल जाए। एक नॉर्मल एक ल्यूकॉर्म सा टेम्परेचर जो है, वो आपको उस टेम्परेचर का पानी यहाँ से पास करवाना है, ताकि यहाँ से पानी पास हो और आपके जो है यहाँ पे कोई
बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, यहाँ पे कोई कोगुलेशन ना हो, कोई ब्लॉकेज ना हो जाए यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इसको फ्लश करवाना होता है, ठीक है। तो मेन क्या चीज है कि आप पानी एक तो देते भी हैं पेशेंट को, ठीक है, दूसरी ये चीज वो सारा आपने एडजस्ट किया होता है उसकी वाटर फ्लूइड कैलकुलेशन के साथ पेशेंट की, ठीक है, और आपको 6 से 8 घंटे में इसको फ्लश करवाना। अगर आप नहीं करवा रहे तो उसमें जो आपका पहले फीड है एक तो वो जम जाती है, जमने के बाद वो इशू ये होता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया की जो है ना वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, वह नंबर डिवाइड हो जाता है, पेशेंट जो ऑलरेडी इतना कॉम्प्रोमाइज है कि आईसीयू में है उसको मसला हो जाता है, ठीक है। और मेन चीज ये होती है कि जब पेशेंट है ना आप उसको डायरेक्टली लटा के कंटिन्यूस फीडिंग नहीं दे सकते, आपको 30 डिग्री के एंगल के ऊपर या 45 पर भी पेशेंट का हेड एलिवेट रखना पड़ता है कि आप पेशेंट को अगर यहाँ से दे रहे हो नेसोगैस्ट्रिक, अगर आप दे रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैक, अगर आप ये दे रहे हो फिर तो ठीक है पेशेंट लेटा हुआ, लेकिन अगर आप ये दे रहे हो तो एक तो उसकी ग्रेविटी उसमें से ड्रिप में से सही तरीके से जाए और पेशेंट को मिले, ऐसे करके पेशेंट लेटा हुआ है तो पेशेंट में से कैसे गुजरेगी, तो चीजें कॉमन सेंस की भी तो होती है, ठीक है। तो ये चीज जो है ये आपने याद रखनी है, ठीक है। और दूसरी ये चीज कि जितनी हाइट होगी पेशेंट अगर लेटा नहीं हुआ उसका हेड एलिवेट है एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री या 45 डिग्री, तो उसमें जो है आपका ना उतनी स्पीड में जाता है, आपने रखा नहीं हुआ उसको, एक स्पेसिफिक बटन उसका सेट नहीं किया हुआ कि ये 20 ml पर आ जाएगा, हो सकता है वो थोड़ा सा 21-22 पे चला जाए, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि पेशेंट इसको इजीली टॉलरेट कर पाता है, ठीक है, और ये इसका डिसएडवांटेज भी है कि पेशेंट इसको टॉलरेट नहीं कर पाता, कि इन कंडीशंस में ये मैंने आपको बता दी जो मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है, बासोब्डोमिनल सर्जरी हुई है, वहां से आप दे रहे हो, वहां से पेशेंट जो है वो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के साथ नहीं ले रहा, वो पैक के साथ ले रहा है, ठीक है, तब आप उसको दे दो तब भी पेशेंट इसको टॉलरेट बासवा नहीं कर पाता, तो ये दोनों केसेस होते हैं कि पेशेंट टॉलरेट करता भी है, पेशेंट टॉलरेट नहीं भी करता, ठीक है। और अच्छा इसके अंदर ना एक चीज होती है कि आपका जो नर्सिंग स्टाफ है ना उसकी मेंटेनेंस कम होती है कि 24 आवर ही पेशेंट के ऊपर जो है वो पेशेंट को हम देते रहे, पेशेंट के पास बैठे रहे तो हम उसको इतनी ड्रिप दे रहे हैं, आप एक कांस्टेंट रेट पे उसको फिक्स करके चले गए तो वो उतने टाइम में हो जाता है, लेकिन पेशेंट के पास रहना भी बहुत जरूरी है। इसके अंदर ये नहीं होगा कि अगर आपकी नर्सिंग स्टाफ की नहीं है उस टाइम पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो चले जाए, ठीक है, या कोई डॉक्टर चला जाए, न्यूट्रिशनिस्ट है, आपको उस चीज को मेंटेन करना है। अगर पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल के अंदर है तो पहले इस चीज को याद रखें कि पेशेंट आपके पास एक कंडीशन में आया हुआ है, एक इशू के अंदर आया हुआ है, हमें उसको मैनेज करना है ना, तो इसलिए हमें देखना पड़ता है। दूसरा फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, क्योंकि मैंने आपको बताया बच्चे कि डायरेक्टली 24 आवर्स के लिए आप देते हो तो फीलिंग ऑफ फुलनेस तो आनी है ना, पेशेंट फिर मसला हो जाता है उसको कि उसका अगर वो कॉन्शियस हो भी तो वो इरिटेट होता है, ठीक है। और बात पेशेंट्स पे बर्डन हो जाता है कि मुझे इतना फीलिंग ऑफ फुलनेस आ रहा है तो मैं जो हूँ वो नहीं कर रहा, मैंने उतार दी, या बात पेशेंट्स होते हैं कि वो इतने इरिटेट हो जाते हैं कि वो अपनी जो है ना वो एनजीओ को निकाल देते हैं, ठीक है। अच्छा ये आपका हो गया कॉन्टिन्यू